अब आपके एग्जाम के बहुत ही कम समय बचा है, तो इसलिए आपको पढ़े वही जो परीक्षा में आए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी को वैसा ही क्लास में स्वागत है जिसका आपको बहुत ही दिनों से इंतजार था। 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई। अगर आप इस सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में साइंस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना? तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास के एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करिएगा। हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझ करके याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए आप परीक्षा में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए प्यारे विद्यार्थियों आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट किया जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये अंतिम प्रहार है, मतलब आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो इसलिए आप लोग को इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं जो परीक्षा में छपने वाले हैं, है ना? तो डोंट वरी, चिंता न करें बाबू। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो परीक्षा में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो कि साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस और 21 फरवरी के लिए तो समझिए एकदम रामबाण क्लास है। ओके बाबू। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा वीवीआई। देखिए बाबू, आंसर बहुत ही सटीक लिखा गया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है सर। क्या? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल। Fe + CuSO4, तो यहाँ पर Fe Cu को विस्थापित करके अलग कर दिया, ठीक है ना? Fe जो है Cu से अधिक अभिक्रियाशील था, तो इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको रट लीजिएगा, परीक्षा में ये पूछे जाएंगे बाबू। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है बाबू। ये प्रश्न में क्या है क्वेश्चन सर? तो दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, समझिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। सही में बाबू, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या फिर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। क्या? नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। और ये मुख्य पॉइंट को याद रखिएगा कि सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होते हैं। इस दोनों में से एक प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, है ना? कि मानव नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। फिर अब इसके टाइप्स पर फोकस करिएगा। दृष्टि दोष बाबू मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जला दृष्टि दोष और चौथा है आबिंदुकता। तो इस प्रश्न को बाबू आप हर हाल में याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट वीवीआई। और देखिए एक लाइन में इसका आंसर लिखा गया, बहुत ही सटीक है। आंसर में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में CH4 प्लस में 2O2 और अभिक्रिया बन गया यहाँ पर CO2 प्लस में 2H2O प्लस में ऊष्मा। याद कर लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चंस आज की इस क्लास में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं, हर एक प्रश्न को बाबू आप रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न वीवीआई है आपके एग्जाम्स के लिए। ऊष्माशोषी, ये भी सिंपल है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसको तो बाबू आप हर हाल में रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई है। क्या है क्वेश्चन सर? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। परीक्षा में इस तीनों में से एक का उपयोग लिखने को आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न रहेगा, ठीक है? चाहे उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें, चाहे समतल दर्पण, चाहे अवतल दर्पण, याद कर लीजिएगा।
पहले हम लोग लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग सर जी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग पर ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पर आएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। अब हम लोग अवतल दर्पण के दो उपयोग को जानेंगे। तो सबसे पहले आंसर लिखने में आप लोगों को लिख देना है हेडिंग में कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है ना, जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, हजामती दर्पण में किया जाता है। और उपयोग नंबर 2, तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसी भी छोटे प्रतिबिंब का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। हो गया ना याद आपको? हजामती दर्पण में या फिर दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और डॉक्टर लोग छोटे प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, समतल दर्पण के दो उपयोग, तो इसको भी जान लीजिए। समतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। मतलब समतल दर्पण का प्रयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। और 2 नंबर उपयोग, अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ये तो मोस्ट भी है, इसको तो बाबू याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हर हाल में इसको रट लीजिए बाबू, हर हाल में। ये हो सकता है तो आपसे 5 मार्क में भी पूछा जाए फिजिक्स में, है ना, 5 मार्क में भी फिजिक्स में पूछा जा सकता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। हेडिंग में बना के आपको लिख देना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। और इस तरह से आप बॉक्स भी बना सकते हैं, है ना। एक तरफ लिख देंगे उत्तल लेंस और दूसरा तरफ लिख देंगे अवतल लेंस। उत्तल लेंस में पहला की बात करें तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है ना। इसमें बहुत ही अच्छा याद करने को रहेगा आपको। एक में याद करिएगा ना, तो अवतल लेंस में जस्ट इसका उल्टा मतलब विपरीत हो जाता है। देखिए ना, अब यहाँ पर अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पे मोटा होता है, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। क्या होता है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 3, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को सर अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 4 पर ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। किस में किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं? 24 कैरेट सोना जो आप लोग हमेशा बोलते हैं, शुद्ध सोना को किससे व्यक्त किया जाता है? तो सर जी 24 कैरेट, हॉलमार्क का 24 कैरेट हुआ। तो 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं? समझ लीजिए। तो शुद्ध सोना सर 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम और नरम होता है। क्या होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह बहुत सॉफ्ट और मुलायम होता है ना। जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। जिससे क्या किया जा सकता है? आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण बन पाए। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्रायः 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है? तो सर 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आभूषण बनाने में 22 भाग सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो 22 भाग सोना और 2 भाग में तांबा या फिर चांदी मिलाया जाता है। तो ये हो गया 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं, ये हो गया इसके बारे में। तो आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत क्या है। बहुत ही सटीक आंसर है। अगर आप एक बार देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र की बात करें तो ये O3 होता है। ओजोन
ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत किससे रक्षा करता है? तो पराबैंगनी विकिरण से कौन रक्षा करता है? ओजोन परत। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ना बाबू? बहुत ही सिंपल था कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल की बाहरी सतहों में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। इसको याद कर लीजिएगा, यह इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, है ना? तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा आंसर पर। जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या? तो जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो सर, प्रकीर्णन के कारण। ओके, बहुत अच्छी बात। तो वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो सर नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो नीले रंग का। आकाश का रंग नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सर। तो समझ गया ना? यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्लियर हो गए, है ना? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं जिसे आप पढ़ करके बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ सकते हैं और परीक्षा में गर्दा उड़ा सकते हैं। ओके, तो प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन सर? तो आवर्धन किसे कहते हैं और इसका ऐसा मात्रक लिखिए। बहुत ही सिंपल है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, है ना? आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? m से। आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई v तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन बराबर हो जाएगा v/u। v क्या हो जाएगा? तो v हो जाएगा सर जी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई u, तो आवर्धन m बराबर v/u हो जाएगा, है ना? तो इसको तो बाबू हर हाल में रट लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, आप हर एक क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए एग्जाम में आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट 11, पीएच। क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू, पीएच स्केल क्या है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में समझिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। क्या? ध्यान से फिर सुनिए। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, मतलब 7 से कम होता है। और जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। समझे ना? देखिए कितना सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है, पीएच स्केल क्या है, समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। नंबर 12 में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन सर? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। आंसर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। 3 नंबर गुण की बात करें तो ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय रेखाएं एक बंद और वक्र मतलब टेढ़ा होती है। नेक्स्ट, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात करें तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब टकराती नहीं। 5 नंबर गुण, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पर अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पर अधिक होता है और
चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। क्या? तो चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, इस सभी क्वेश्चंस को, है ना। और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जो भी साइंस का सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं और वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं जो पढ़ करके परीक्षा में हर एक क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये सब वही प्रश्न है बाबू। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित करना है तो शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित कीजिए। आंसर में शाकाहारी वे जीव जो अपना भोजन पौधे या फिर पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। क्या? तो वे जीव जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है ना, उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी हो गया, हाथी, टिड्डा आदि है शाकाहारी। अब मांसाहारी की बात करें, मांसाहारी की बात करें तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं उसे मांसाहारी कहला करते हैं। ठीक है ना, वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। सिंपल सा, जैसे एग्जांपल देख लीजिए ना, शेर हो गया, बाघ हो गया, सर्प, ये सब मांसाहारी जीव के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से रट लेना है, बहुत ही सिंपल सा है, 1 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है जो कि आप लोग 1 मिनट के अंदर याद। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। क्या लिखना है बाबू? उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। आंसर में लिखिएगा सभी लोग। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग वृक्क और फेफड़ा। वृक्क और फेफड़ा क्या है? उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग के ये नाम है, वृक्क और फेफड़ा। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक जानते हैं ना, तो उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं जान लीजिए ना। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक क्या है बाबू? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं उसे ही उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चंस मोस्ट पॉपुलर हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन सर? एकदम सिंपल सा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को बाबू अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती है। वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लिए कहते हैं? तो इसीलिए बाबू उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इस दोनों को रट लीजिए बाबू। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? इस दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, आंसर सुनिएगा सभी लोग। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है, जब प्रकाश की किरणें बाबू अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों के को चारों ओर फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों के चारों ओर को फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अभिव्यय है, हर एक प्रश्न को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक एक उदाहरण दें। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या?
तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2Ag प्लस Cl जुड़ करके 2AgCl बन चुका है। अगर बेहतर मार्क आपको एग्जाम में लाना है तो ऐसे प्रश्न को रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक एक उदाहरण दे। बताए ना था आपको कि अभिक्रिया वाले जितने भी प्रश्न हैं आप रट लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा भी है, ध्यान दीजिएगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2H2O है ना, टूट करके 2H2 प्लस में O2 बन चुका है। यही हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है ना, मधुमेह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा आंसर पे, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है और ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता। मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है। इस बीमारी के उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। ओके, तो आज के इस क्लास में बाबू, आज के इस वीडियो में 20 साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और ये 20 ही नहीं, पूरे 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, 150। ओके, अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं साइंस में, तो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है ना, बायोलॉजी, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से परीक्षा में बना पाएंगे। तो एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीका से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं आप सभी विद्यार्थियों से नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट वेलकम रहेगा और आप लोग जरूर हमारे प्रत्येक क्लास में जुड़िए, हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए, क्योंकि हम वैसे प्रश्न लाते हैं जिसे आप पढ़ करके परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो आप मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस सभी प्रश्नों को आप हर हाल में याद जरूर कर लीजिएगा।